मैं डैरुल डिसूजा बात कर रहा हूँ पार्टीलिस्ट इंडिया के कोर टीम से। सचिन पेटकर जी ने मेरा एक 2 साल पुराना प्रेजेंटेशन आरओआई और आरओपी पे कुछ कमेंट्स डाल के पब्लिक कर दिया है। वो रफ प्रेजेंटेशन था इंटरनल कोर टीम मेंबर्स के जूम मीटिंग डिस्कशन के लिए। अब 2 साल के बाद सचिन जी उस प्रेजेंटेशन पे एक डजन सवाल पूछ रहे हैं। ये सब सवाल उन्होंने 2 साल पहले क्यों नहीं पूछा? 2 साल पहले ही मैं उनका जवाब देता। इससे आपको पता चल रहा है कि पीएलआई कोर टीम मेंबर्स के प्रस्तावों को कितना ध्यान देते हैं अशोक पटेल जी और सचिन जी। कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं उस प्रेजेंटेशन का पूरा डिटेल्स दे रहा हूँ और सचिन जी के सब सवालों का जवाब भी, ताकि सभी लोग सिस्टम को ठीक तरीके से समझें। तो सबसे पहले इस वीडियो में सचिन जी के आरओआई और आरओपी पे जो गलतफहमी है उसका बात करेंगे हम। आरओआई आरओपी के बाद इसी वीडियो में हम बात करेंगे चार्टर ऑफ पार्टीलेस इंडिया के 24 मुद्दे पे। उसमें क्या खराबियां हैं जिसके वजह से पार्टीलेस इंडिया मूवमेंट को हमारे काफ़ी अच्छे कैलिबर के साथी लगातार 3 साल से छोड़ रहे हैं और पिछले 2 साल से पार्टीलिस्ट इंडिया आगे नहीं बढ़ पाया है। अब सभी के समझ के लिए आरओआई का मतलब है राइट ऑफ इनिशिएटिव, यानी कि मतदाता का हक कुछ चीज को प्रस्तावित करने के लिए, और आरओपी का मतलब है राइट ऑफ प्लेबिसाइट, यानी कि मतदाता का हक कुछ चीज को पारित करने के लिए, जिसके बाद ही वो कानून या पॉलिसी या प्रोजेक्ट बन सकता है। ये दोनों अधिकारियों का हक हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 से मिलते हैं, और इन्हीं दोनों हक से हम अपना वर्तमान का करप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को हम सभी लोग पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी बाय द पीपल ऑफ इंडिया में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले गलतफहमी सचिन जी का ये है कि वो बोलते हैं कि डैरल जी का आरओआई आरओपी कॉन्सेप्ट हमारे पार्टी लिस्ट इंडिया के विजन और मिशन और आरओआई और आरओपी के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। अभी सचिन जी का हमारा शब्द का मतलब है सिर्फ अशोक भाई और सचिन पेटकर, क्योंकि पार्टी लिस्ट इंडिया के बाकी कोर टीम मेंबर्स ने उन दोनों का आरओआई और आरओपी मॉडल को आज तक स्वीकार नहीं किया है। आरओआई और आरओपी का कॉन्सेप्ट तो रामवीर श्रेष्ठ जी ने इंट्रोड्यूस किया था पार्टी लिस्ट इंडिया टीम को अप्रैल 2023 में, पार्टी लिस्ट इंडिया के कोर टीम मेंबर होने के नाते। तब से आज तक सचिन जी और अशोक पटेल जी ने रामवीर जी का आरओआई और आरओपी कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से समझा ही नहीं है। आरओआई का इस्तेमाल मतदाता कोई भी वर्तमान पॉलिसी या कानून या प्रोजेक्ट या प्रस्ताव को बदलने या रोकने के लिए कर सकते हैं, या कोई भी नया पॉलिसी या कानून या प्रोजेक्ट या प्रस्ताव को प्रपोज करने के लिए। तो सचिन जी की दूसरी गलतफहमी है कि आरओआई और आरओपी सिर्फ पॉलिसी और कानून के लिए है। उन्हें रामवीर जी से सलाह लेके अपनी गलतफहमी
अभी भी दूर कर सकते हैं। इस देश में हजारों प्रस्ताव और प्रोजेक्ट्स करप्शन के वजह से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं जो जनता के हित में नहीं है, वो भी जनता के टैक्स के पैसों से। इनको आरओआई और आरओपी के बाहर रख के सचिन जी करप्शन का पुराना सिलसिला बनाए रखेंगे। जब तक सचिन जी के फंडामेंटल्स इस विषय पे ठीक नहीं होंगे, वो आरओआई और आरओपी को पार्टीलेस इंडिया में ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं मेरे 2 साल पुराना प्रेजेंटेशन के उसी एग्जाम्पल पे। कोई गांव में जहाँ पे कुछ गांव वालों को पानी का प्रॉब्लम हो गया है। अब वो समस्या पानी का कुछ वाटर मीटर कनेक्शन के कानून के वजह से हो सकता है। जैसे कि अब इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं और लोग वैसा इलेक्ट्रॉनिक मीटर नहीं चाहते हैं, या पानी में ज़्यादा कचरा आने का प्रॉब्लम होगा, या गांव वाले एक नया ओवरहेड वाटर टैंक चाहते हैं क्योंकि घरों का संख्या वहां पे बढ़ गया है और पानी कम पड़ रहा है। तो पहला एग्जाम्पल है कानून के विषय का, दूसरा टेक्निकल प्रॉब्लम है, और तीसरा नया प्रपोजल का। मेरा पुराना आरओआई और आरओपी प्रेजेंटेशन में मैंने कमिटीज का ब्लॉक बाद में दिखाया था, लेकिन उनके एरोज बराबर से सब लेवल पे दिखाया है। मतलब कि वो कमिटीज सभी लेवल पे है। इस बार मैंने कमिटीज का रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक अभी से ही सब लेवल के दाएं भाग में दिखाया है, सचिन जी के समझ के लिए। तो गांव वाले वो पानी का समस्या पंचायत के लेवल का वाटर कमेटी को जाएगा, पंच मेंबर्स को नहीं, सरपंच को नहीं, और ग्राम सभा को नहीं। गांव में ज़रूरत के हिसाब से कमिटीज बनेंगे। अभी के लिए 20 कमेटी पकड़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 30 कमेटी, स्टेट लेवल पे 40 कमेटी और नेशनल लेवल पे 50 कमेटी। काफ़ी कमिटीज का नाम यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये कमिटीज हमारे एमएलएज, एमपीज और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से मिलते जुलते हैं, अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के वेबसाइट से तुलना करेंगे तो। गांव के लेवल पे कम से कम 3 व्यक्ति हर कमेटी में होना चाहिए, और भी हो सकते हैं। हर एक कमेटी का मेंबर गांव के लोग ग्राम सभा में चुनेंगे। ये कमेटी मेंबर्स लोगों के चुने हुए डोमेन एक्सपर्ट्स है, जिनका 15, 20, 30 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने अच्छा काम उस विषय में किया है। ये लोगों का डोमेन एक्सपर्ट्स की समितियां हैं, सिर्फ विषयवार कमिटीज नहीं, जिसमें अशोक पटेल जी ने बिना एक्सपीरियंस के लोग को डाला है, जैसे कि आप पीएलआई विजन डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। हर गांव का कमेटी मेंबर्स अपने बीच में से ही चुन के एक व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कमेटी में भेजना है। डिस्ट्रिक्ट का कमेटी 10, 20, 30, 50 या उससे भी ऊपर का रह सकता है, और हर डिस्ट्रिक्ट का कमेटी मेंबर्स अपने बीच में से ही चुन के एक व्यक्ति को स्टेट कमेटी में भेजना है। स्टेट का कमेटी 30, 40, 50 या उससे ऊपर भी भेज सकते हैं। और इसी तरह से जहाँ पे सिटी या म्यूनिसिपैलिटी या कॉरपोरेशन है, लोग ही सभी कमेटी मेंबर्स को चुनेंगे लोकल इलेक्शंस में।
और उन कमिटीज से मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट कमिटीज और उनमें से स्टेट कमिटीज पे व्यक्ति को भेज सकते हैं। हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी से अगर दो व्यक्ति नेशनल कमेटी पे भेजे जाएंगे तो हर नेशनल कमेटी 72 एक्सपर्ट्स रहेंगे उसमें। सचिन पिटकर जी का तीसरा गलतफहमी है कि उन्होंने ठान लिया है कि ये कमिटीज सिर्फ लोगों को अलग अलग विषय पे एजुकेशन देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। फिर से सचिन जी को पीएलआई में उस व्यक्ति से समझना होगा जिन्होंने लोगों के डोमेन एक्सपर्ट कमिटीज का डिजाइन और फंक्शन बनाया है। वो बस अपने ही मन से कमिटीज के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं। तो ये लोगों का डोमेन एक्सपर्ट कमिटीज का ज़रूरत क्यों पड़ गया है? क्योंकि वर्तमान के व्यवस्था में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और कमिटीज है वो कहाँ काम कर रहे हैं लोगों के हित में। वो तो सिर्फ पॉलिटिशियंस, पूंजीपतियों, कॉन्ट्रैक्टर्स और ब्यूरोक्रेसी के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। क्या ये बात देश का आम नागरिक नहीं जानता है? और क्या इसी से सब परेशान नहीं है? ये कमिटीज का सबसे बड़ा काम है कि गलत पॉलिसी या कानून या प्रोजेक्ट या प्रस्ताव का विरोध करे और सही पॉलिसी या कानून या प्रोजेक्ट या प्रस्ताव पेश करे। और सचिन जी समझते हैं कि सिर्फ पार्टीलेस इंडिया करने से सब कुछ ठीक चलेगा। ये उनकी चौथी गलती है। क्या हमारे एमएलएस कोई भी विषय पे एक्सपर्ट्स हैं क्या? तो वो डिसीजंस कैसे लेंगे? वर्तमान की परिस्थिति में वो ब्यूरोक्रेसी या किसी भी व्यक्ति का या लॉबी के प्रभाव में आके बिल्कुल उल्टा निर्णय लेते हैं जो जनता के हित में नहीं है। इसलिए इस देश का सत्यानाश हुआ है। अगर हम इन सब समस्याओं का हल हमें चाहिए तो हर एमएलए जिसके पास पोर्टफोलियो मतलब मिनिस्ट्री है उनको उस विषय की कमिटीज से जोड़ना होगा। वो हम वर्तमान के परिस्थिति में कैसे अनऑफिशियली जोड़ सकते हैं और पार्टी लिस्ट इंडिया होने के बाद कैसे उसको ऑफिशियली जोड़ सकते हैं, इस प्रेजेंटेशन में मैंने आगे बताया है। तो कमिटीज की बात कहाँ से शुरू हो गया इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि कमिटीज पीएलआई के तीन पहिए में से एक है। 2019 में मैंने द न्यू अर्थ समिट लॉन्च किया था, इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड समिट ऑन सॉल्यूशंस टू आवर प्रॉब्लम्स इन हेल्थ, फूड, फार्मिंग एंड एनवायरनमेंट। गोवा में हुआ था, जिसमें देश के माने एक्सपर्ट्स इन सब विषयों पे सॉल्यूशंस देने लगे। आप www.thenewearthsummit.com वेबसाइट पे जाके सब रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं। शायद आपको अपने कुछ पर्सनल या लोकल प्रॉब्लम्स का भी हल मिलेगा। आपको सभी 6 सालों की रिकॉर्डिंग्स उस वेबसाइट पे मिलेंगे। अगला साल 2020 में कोरोना की वजह से समिट को ऑनलाइन लेना पड़ा, लेकिन एक अच्छी बात निकली कि हर वेबिनार में 3 से 4 एक्सपर्ट्स ने सॉल्यूशंस दे दी। ये सब सॉल्यूशंस लोग अपने अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने लगे। 2021 के शुरुआत में हमारे अर्थकीपर्स कनेक्ट के गोवा, मुंबई और दिल्ली के ग्रुप्स में काफ़ी मेंबर्स बोलने लगे कि
आपके समिट के डोमेन एक्सपर्ट सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस दे रहे हैं और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, छोटे स्केल पे, लोगों के साथ, पिछले 3 साल से, जो भारतीय सरकार कर नहीं पा रहा है अब तक। क्यों ना एक ग्रीन पार्टी को आप लॉन्च कर दे और भारत अ, के अलग अलग स्टेट में इन एक्सपर्ट्स को उन ग्रीन पार्टियों के ब्रांचेस में डाला जाए। उस समय पे यूरोप में एक ग्रीन पार्टी का लॉन्च हुआ था, शायद वहीं से आइडिया मिला था उनको। तो मैंने एक्सपर्ट से बात करना शुरू कर दी, लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट्स बोले कि हमारे रगों में पॉलिटिशियंस का खून नहीं बहता है और हम इस गंदे पॉलिटिक्स में नहीं उतरना चाहते हैं। तो मैंने पूछा, फिर आप सब इकट्ठा होके कैसे काम कर सकते हैं जनता के भलाई के लिए, क्योंकि अकेले में तो आप ज़्यादा प्रभाव सिस्टम पे नहीं डाल पा रहे हैं। तभी मैंने उनसे पूछा, अगर आपको आपके विषय के कमिटीज में डालेंगे, क्या आप एक्सपर्ट साथ में काम करेंगे? जवाब मिला, हाँ। इस तरीके से मैंने पहले गोवा के कुछ कमिटीज 2021 में बनाए। आप 2021 के समिट के इंटीग्रेटिव मेडिसिन और हेल्थ केयर कमेटी का वीडियो प्रेजेंटेशन देख सकते हैं ऑनलाइन। नेचुरल फूड एंड फार्मिंग कमेटी का वीडियो प्रेजेंटेशन भी है। और नेचुरल होम्स एंड आर्किटेक्चर कमेटी, वाटर मैनेजमेंट कमेटी, वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, ओशंस कोस्ट एंड मरीन लाइफ कमेटी, होलिस्टिक एजुकेशन कमेटी, ग्रीन लाइवलीहुड्स कमेटी के भी रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे है। उसके बाद मैंने बाकी स्टेट्स के कमिटीज़ और फिर नेशनल लेवल के 21 कमिटीज़ बनाए, जिन्होंने 2022 का न्यू अर्थ समिट में सॉल्यूशंस पेश किए। आप इसके वेबिनार रिकॉर्डिंग्स वेबसाइट पे देख सकते हैं। 2023 में कमिटीज गोवा में मिले थे समिट के लिए, और सॉल्यूशंस के डॉक्यूमेंट्स भी बनाए जो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप उसमें कुछ अपना सॉल्यूशन डालना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। अगर आप कमिटीज के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे www.makingnewarth.org के वेबसाइट पे जा सकते हैं और मेकिंग न्यू अर्थ वीडियो को देख सकते हैं। 3 घंटे 25 मिनट से 3 घंटे 45 मिनट तक वो 4 घंटे का वीडियो है। वहाँ पे पीपल्स डोमेन एक्सपर्ट्स कमेटी और गवर्नमेंट के कमिटीज में क्या अंतर है उसका एक्सप्लेनेशन है। फिर कमेटी मेंबर्स के मेंबरशिप क्राइटेरिया और वोटिंग इन और वोटिंग आउट का प्रोसेस। तो इस 3 साल पुराना वीडियो में भी कमिटीज गवर्नमेंट के साथ कैसे फंक्शन करेंगे ये भी दिखाया गया है। 2022 के अवेकन इंडिया मूवमेंट में मेरा पीपल्स डोमेन एक्सपर्ट्स कमिटीज के डिज़ाइन और फंक्शन का प्रेजेंटेशन देखने के बाद अशोक पटेल जी ने मुझे फ़ोन किया था और पूछा कि क्या हम आपके कमिटीज को पार्टी लिस्ट इंडिया के मॉडल से जोड़ सकते हैं। मैंने जवाब दिया, बिल्कुल। और फिर मैंने उनको समझाया कि हर कमेटी एक एक एमएलए के पोर्टफोलियो से कैसे जोड़ना है, ताकि एमएलए हर विषय को ठीक से समझे और वो कोई गलत डिसीजन ना ले जो जनता के हित में नहीं है। तो इस तरह से पार्टी लिस्ट इंडिया में कमिटीज का कॉन्सेप्ट जुड़ा।
तो अब वापस आते हैं सिस्टम के डिज़ाइन पे। तो उस गांव क्या व्यक्ति या उन गांव वालों का पानी का प्रॉब्लम या प्रपोजल जो भी है, उस गांव का पंचायत के लेवल पे वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट कमेटी को जाएगा। अगर वो कमेटी को लगता है कि वो काम डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल का काम है, वो वहाँ पे भेजने का सलाह गांव वालों को दे सकते हैं। कुछ प्रस्ताव नेशनल लेवल के भी हो सकते हैं जो गांव वाले नेशनल कमेटी को भेज सकते हैं। जो भी लेवल का कमेटी उस विषय को लेंगे, उनको लिखित में जवाब देना होगा कि हम आपके विषय पे काम कर रहे हैं। फिर कमेटी उस विषय पे काम करेगा, उसका सॉल्यूशन डेवलप करेगा, वर्तमान के कानून के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना बजट और समय लगेगा, और उसका एस्टिमेट बना के उस लेवल के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एमएलए या एमपी को पेश करेंगे। हर प्रोजेक्ट का मटेरियल्स और समय और कॉस्ट का एस्टिमेट निकालना ज़रूरी है। नहीं तो जैसे हम सब देखते आ रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों के करप्शन के वजह से ओ प्राइस टेंडर्स पास होते हैं, जिसमें अधिकारी को ब्राइब मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर को ब्राइब मिलता है, सबस्टैंडर्ड मटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है। ये ऐसे होता है क्योंकि दोनों अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ अपना जेब को भरने के लिए काम करते हैं और जनता के हित में काम नहीं करते हैं। वर्तमान की परिस्थिति में अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एमएलए एमपी उस प्रपोजल को स्वीकार करेंगे, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसे इम्प्लीमेंटेशन में लेंगे। जो भी लेवल पे वो काम होना है, गांव, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल पे, अगर वो कोई पॉलिसी या कानून की बात है, तो कमेटी उसे एमएलए और एमपी को देंगे, जो वो अगले असेंबली सेशन में पेश कर सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट या एमएलए या एमपी उसे स्वीकार नहीं करता है, तो कमिटीज और उनके बीच में कुछ डिस्कशन और मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, जिसके बाद डिपार्टमेंट और एमएलए और एमपी उसे स्वीकार कर सकते हैं और उसे इम्प्लीमेंटेशन में ले सकते हैं। अगर कमिटी का रिकमेंडेशन रिजेक्ट हो जाता है, तो कमिटी उस प्रोजेक्ट को आगे ले सकता है एनजीओज के द्वारा, सीएसआर फंडिंग लेके या लोगों का मदद से। ये वर्तमान की परिस्थिति में हो सकता है क्योंकि लोगों का डोमेन एक्सपर्ट कमिटीज अभी भी बन सकते हैं, और कुछ बने भी हैं जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। कमिटीज वर्तमान के पॉलिटिक्स और कानून के भी विरोध कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन ये कमिटीज के फॉर्मेट में ना होके एनजीओस के फॉर्मेट या ट्रस्ट करते हैं, फाउंडेशन सोसाइटीज के फॉर्मेट में, जो लोगों और देश और एनवायरनमेंट और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। जो भी इनके तरीके हैं, जैसे कि आरटीआईज, पीआईएल्स, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे या एमएलए या एमपीज के खिलाफ क्रिमिनल केसेस, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के मदद से या इंटरव्यू से या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एक पॉलिटिशियन का पावर उसे करप्ट कर देता है। सिर्फ पार्टिलर्स होने से ये सब समस्या सॉल्व नहीं होंगे। हर पॉलिटिशियन जिसके पास एक या एक से ज़्यादा पोर्टफोलियो है, ऐसे कमिटीज अपने आप ही अनऑफिशियली उनके पीछे पड़ जाने चाहिए। यही सब करप्शन का तोड़ है। ना सिर्फ पॉलिटिशियंस को संभालना, बल्कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और उनके ब्यूरोक्रेट्स को भी करप्शन फ्री रखना कमिटीज का काम है, अभी से ही।
जब पार्टी लिस्ट इंडिया हो जाएगा और ये नया सिस्टम पास होगा पार्लियामेंट में, तभी इन कमिटीज को ऑफिशियली हर एमएलए और एमपी को अटैच हो जानी चाहिए जिनके पास कोई पोर्टफोलियो है, और आरओआई और आरओपी भी सिस्टम में लागू होगा। तभी कमिटीज उन प्रोजेक्ट्स, पॉलिसीज या कानून पे काम करेंगे, उनके सब सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। तभी के कानून के हिसाब से उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना बजट और समय लगेगा उसका एस्टिमेट बना के उस लेवल के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एमएलए और एमपी को पेश करेंगे। उनका काम उस पे होने के बाद फाइनल प्रोजेक्ट या पॉलिसी या कानून वो उस लेवल के वोटर्स को प्लेबिसाइट करने के लिए भेजेंगे। गवर्नमेंट के कम्युनिकेशन पोर्टल्स के जरिए, जिसमें एक तरीका है कि मोबाइल पे एसएमएस भेजा जाए, जो वोटर उसमें लिंक क्लिक करके गवर्नमेंट वेबसाइट पे उस प्रपोजल को पढ़ सकते हैं, और 1 महीने के अंदर या जो भी समय तय किया गया है उनको उस पे हाँ या ना वोट करना होगा, कमेंट्स के साथ चाहते हैं तो। ईमेल से भी लिंक आ सकता है अगर वोटर ने उसको सब्सक्राइब किया है, और न्यूज़पेपर में भी नोटिस भेज सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट वेबसाइट पे कैसे और कहाँ वोट करना है उनका जानकारी दिया जाएगा। इस सिस्टम को लागू करने के लिए हर व्यक्ति का ऑनलाइन अकाउंट गवर्नमेंट पोर्टल पे होना ज़रूरी है। जो लोग ऑनलाइन वोट नहीं कर सकते हैं उनका मत न्यूज़पेपर के दिए हुए वोटिंग फॉर्म पे देना होगा, जो उनको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना होगा अपनी आईडी कॉपी के साथ उस डिपार्टमेंट को जो इस प्रोसेस को संभाल रहा है। लोगों के वोटिंग के बाद अगर वो प्रपोजल पास हुआ है तो फिर उसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए भेजा जाएगा जिस लेवल पे और जिस डिपार्टमेंट का काम है। सभी प्रोजेक्ट्स, पॉलिसीज और कानून जो पास होते हैं उस गवर्नमेंट वेबसाइट पे गांव के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे और स्टेट लेवल पे पब्लिसाइज करना होगा, ताकि बाकी गांव या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट भी उसे अपना सकते हैं उसी प्रोसेस से। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नया आरओआई और आरओपी सिस्टम कभी लागू हो सकता है, जब भी अगला जनरल इलेक्शंस होंगे 2029 में, क्योंकि उसे एमपीज को पार्लियामेंट में पास करना होगा। ये नया सिस्टम एमएलएस के द्वारा हर स्टेट इलेक्शन में पास नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब नेशनल प्रोविजंस में आते हैं। तो तब तक हम क्या करें? वर्तमान के सिस्टम के करप्शन के साथ रहें क्या, या इसी सिस्टम को हम कुछ सुधार शुरू कर सकते हैं इसके द्वारा वर्तमान के परिस्थिति में, जहाँ पे लोगों के चुने हुए डोमेन एक्सपर्ट्स की कमिटीज ऑफिशियल सिस्टम पे अपना प्रभाव डालना शुरू कर देंगे। इसमें कुछ आशा दिखता है। अब जैसा माहौल बना है दुनिया में, काफी देशों को लग रहा है कि आने वाले 4 साल में उसके बाद इलेक्शंस नामुमकिन है। यूएसए का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप काफी बार जिक्र कर चुके हैं कि पिछला इलेक्शन ही अंतिम इलेक्शन है। अब सचिन पेटकर जी को लगता है कि कमिटीज असंवैधानिक है। वो बताते हैं कि गांव के लेवल पे कोई भी कमिटीज का जरूरत नहीं है।
क्या उन्होंने पंचायत राज एक्ट ठीक से पढ़ा है? उसमें प्रावधान साफ तरीके से दिया हुआ है कि गांव के लेवल के ग्राम सभा अपने खुद के कमिटीज बना सकते हैं। सिटी के म्युनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन लेवल पे भी लोगों को प्रावधान दिया हुआ है कि वो अपनी कमिटीज बना सकते हैं। हमारे गोवा के कांदोलिम और कलंगुट पे पंचायतों ने के बनाया हुआ कमिटीज कुछ अच्छा काम नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उन कमिटीज में पंच मेंबर्स और सरपंच के डाले हुए लोग हैं जो सब लोकल एमएलएस के बोलने पे नाचते हैं। और वो कमिटी मेंबर्स डोमेन एक्सपर्ट्स भी नहीं हैं। हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटिव नेचुरल मेडिसिन और हेल्थ केयर सेंटर का प्रोजेक्ट को भी उन्होंने रिजेक्ट किया था। यही नतीजा होता है जब लोग के चुने हुए एक्सपीरियंस डोमेन एक्सपर्ट्स को कमिटीज में नहीं डाला जाता है। अब आते हैं सचिन जी का आरओआई और आरओपी का डिजाइन पे, जो पार्टी लिस्ट इंडिया के विजन डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, पॉइंट्स 20 से 24 तक। पॉइंट 20 और पॉइंट 21, गांव का कोई प्रपोजल नेशनल वोटर्स असेंबली को क्यों जाएगा? इधर हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और सचिन जी उसको वापस सेंट्रलाइज कर दे रहे हैं। दूसरी बात, ग्राम सभा लेवल पे गांव वालों को पूरा अधिकार दिया हुआ है कि वो अपने कमिटीज और पंचायत के साथ सभी विषयों को खुद से संभाल सकते हैं। फिर उनको अपना काम और हक किसी और के हाथ में क्यों देना है ताकि वो लोग गांव को कंट्रोल करें? तीसरी बात, प्रोसेस को लंबा क्यों किया जा रहा है? फिर ये अपॉर्चुनेंट वोटर्स असेंबली और नेशनल वोटर्स असेंबली होते कौन है? कोई भी व्यक्ति के प्रपोजल पे हाँ या ना वोट करने की। जो भी प्रपोजल है गांव वालों का या शहर वालों का, वो तो सीधा कमिटीज के एक्सपर्ट्स को जाने चाहिए, क्योंकि वो लोग सारे विषयों के एक्सपर्ट्स हैं। ये वोटर्स असेंबली के लोग एक्सपर्ट्स नहीं हैं। उनका वोट कोई भी प्रपोजल पे किसको चाहिए? यहाँ तो हम पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का बात करते हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव्स को बीच में लाके सचिन जी फिर से उल्टा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जा रहे हैं। दूसरी बात, ये वोटर्स असेंबली को बाकी पीआईएल कोर टीम मेंबर्स ने सिर्फ एमएलए को चुनने का प्रोसेस के लिए अप्रूव किया था। लोगों और डिपार्टमेंट्स या प्रोसेस के बीच में दलाल बनने के लिए नहीं। ये लॉबी को सचिन जी बीच में क्यों ला रहे हैं? फिर जो लोग स्थानिक जगह पे कुछ पास कर देते हैं, नेशनल लेवल के लोग उसको क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? ये फिर से सेंट्रलाइज टॉप डाउन कंट्रोल सिस्टम बना रहे हैं। पॉइंट 22 और 23 में उस प्रपोजल को इतना बार ऊपर नीचे आगे पीछे भेजा है कि उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है, और समय भी इतना ज़्यादा लग रहा है। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ एक गांव में पास किया जा रहा है वो देश के सभी गांवों में लागू क्यों होने चाहिए? कोई जबरदस्ती के जैसा।
ये तो ग्राम सभा का पूरा अधिकार के विरोध में है। इसको जरूर हम असंवैधानिक बोल सकते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। जो वोटर्स प्रपोज करते हैं वो चीज कमिटीज के एक्सपर्ट्स को देखना है, और उस पे वो सॉल्यूशंस निकालेंगे और उसे आगे संभावित डिपार्टमेंट को भेजेंगे। अ- अगर उन्होंने पास कर दिया उसको, तो वो प्लेबिसाइड के लिए पेश होगा उन स्थानिक लेवल के वोटर्स को। लेकिन ये सभी प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से पीएलआई के कोर टीम मेंबर्स ने सचिन जी के डिजाइन को रिजेक्ट किया है। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से काफी अच्छे लोग पार्टी लिस्ट इंडिया में से निकल गए हैं पिछले 3 साल में, जिसके लिस्ट तो अशोक पटेल जी ने अपने एक ग्रुप वॉइस मैसेज में भी दिया था। योगेश साहू, संजय वोरा, सीबी शर्मा, अरविंद तिवारी, योगेश शर्मा, देवेंद्र बल्हारा, साहिल गोयल, रचना त्यागी, वीरेंद्र सिंह, योहान टेंगरा, अशोक सबन, मिथिलेश डांगी, नरेंद्र गुप्ता, प्रकाश सेठिया, सुजन राज, और भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो निकल गए। अब पार्टी लिस्ट इंडिया का कोर कमेटी के पिछले महीने का जो जूम मीटिंग में मैंने सभी 21 लोगों को पूछा था, आप में से किसने सचिन जी का आरओआई और आरओपी का सिस्टम और पॉइंट्स 20 से 24 को समझा है? एक भी व्यक्ति हाँ नहीं बोल पाया। यही नहीं, उस टीम में 55 मेंबर्स है और कोई भी इस चीज को नहीं समझता है। मतलब के 2 साल के हर ट्यूसडे पे 2 घंटे का जूम मीटिंग अटेंड करने के बाद भी ये चीज को कोर कमेटी मेंबर्स समझ नहीं पाए हैं। तो जनता इसको कैसे समझ पाएगी? सिस्टम वही चलेगा जो जनता समझ पाएगी। ये स्थिति कोर टीम मेंबर्स का देख के अशोक पटेल जी ने उनके लिए ट्रेनिंग सेशन घोषित कर दिया, लेकिन अब तक वो ट्रेनिंग कर नहीं पाए। पता नहीं, शायद और 2 साल भी कम पड़ेंगे। कम से कम कोर टीम वालों, अगर कोर कमेटी वालों के साथ पिछले 2 साल से अगर एक एक ही ग्रुप में रहते तो ढंग का डिस्कशन सिस्टम डिजाइन पे हो सकता था, और वो इन सब सवालों और ये सब बातों उनको समझ में ठीक तरीके से आ सकता था। लेकिन अशोक जी ने दोनों टीम्स को अलग रखा है। पीएलआई के शुरुआत में मेरा रिकमेंडेशन था कि टॉप लेवल पे एक ही नेशनल लेवल का टीम होना चाहिए, जिसमें हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का कम से कम एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होना चाहिए जो वो स्टेट का काम को आगे बढ़ाएगा। और ये टीम के सभी व्यक्ति को पूरा सिस्टम का सभी कुछ बात जो है ठीक से समझ होना चाहिए। लेकिन मेरे वो रिकमेंडेशन को अशोक भाई ने रिजेक्ट किया था, और उसका नतीजा अभी दिख रहा है। अब इतने सारे सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम्स के से काम आगे कैसे बढ़ पाएगा? इसलिए तो पार्टी लिस्ट इंडिया पिछले 2 साल से वहीं पे अटका है। तो ये पार्टी लिस्ट इंडिया का कॉन्सेप्ट भारत में काफी ग्रुप्स के पास कुछ सालों से है। तो वही ग्रुप इसको आगे ले पाएगा जो ठीक तरीके से इन सब चीजों का समझ रखता है
और जो जनता को ठीक से समझ स- दे सकते हैं कि इनके प्रोसेस से हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में कैसे जा सकते हैं बिना पार्टीज के और ज्ञानी कमिटी मेंबर्स के सहायता से जो लोगों के हित में काम काफी कर चुके हैं और करते रहेंगे। बहुत सारे बोल बच्चन ने इस देश के वोटर्स को पिछले 75 साल से डुबाया है। जिन्होंने पहले लगातार अच्छा काम नहीं किया है वो अब क्या अच्छा करेंगे।